हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा वो सीसीएस यूनिवर्सिटी का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के जितने भी प्रीवियस ईयर 2017 से लेकर 2021 तक पूछे गए हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होने वाला है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी में आप लोगों से 8 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस करने के लिए कहा जाता है। इससे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने 2017 से लेकर 2021 तक यानी कि पिछले 5 सालों के पेपर को सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड कराया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2017 में हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि निर्णय लेने की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग या डिसीजन टेकिंग की जो स्टेजेज होती हैं उनके बारे में बताना है। तो डिसीजन मेकिंग या डिसीजन टेकिंग की जो प्रोसेस होती है ये हमारी कुछ अल्टरनेट्स में से एक आपके विकल्प को चुनने की प्रोसेस होती है। और निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवश्यक है कि व्यक्ति इस प्रक्रिया में होने वाले पूर्वाग्रहों और त्रुटियों से अपने आप को अवगत करें। यानी कि डिसीजन मेकिंग में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि आप पहले से ही किसी भी प्रेजुडाइज यानी कि पूर्वग्रह से ग्रसित ना हो। आप पहले से ही ये मान के न बैठें कि ऐसा ही होगा, तभी आप एक निष्पक्ष निर्णय ले पाएंगे। तो निर्णय लेने की अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था जो है वो है तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना। निर्णयकर्ता किसी भी विकल्प के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पहले उससे संबंधित सभी तथ्यों को इकट्ठा कर ले। और निर्णयकर्ता को विशेष रूप से इस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए कि उसका अपना विश्वास या कोई दृढ़ विचार या फिर कोई भी उसका पूर्वाग्रह संगत तथ्यों को इकट्ठा करने में बाधक सिद्ध न हो रहा हो। नेक्स्ट, वैकल्पिक विचारधारा को ध्यान में रखना, यानी कि अल्टरनेट्स को जो है वो ध्यान में रखना। तो अल्टरनेट्स को ध्यान में रखना सभी निर्णयकर्ता के लिए आवश्यक होता है। और सूचनाओं की व्याख्या के विभिन्न तरीकों से आपको विचार करना होता है। यह किसी भी विकल्प को अनदेखा कर अंतिम निष्कर्ष पर ना पहुंचा जाए, यानी कि जितने भी आपके अल्टरनेट्स हैं उन सभी को आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट, सभी विकल्पों का मूल्यांकन, यानी कि जितने भी आपके अल्टरनेट्स हैं उनका इवैल्यूएशन भी आपको करना चाहिए। यानी कि उनके जो यूजेज और डिसयूजेज हैं, फ़ायदे और नुकसान आपने सभी एस्पेक्ट्स के देखने होते हैं। तो सभी विकल्पों का मूल्यांकन, सामान्यतः यह देखा गया है कि एक लक्ष्य पर पहुंचने के कई वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं, कई अल्टरनेट्स हो सकते हैं। उनमें से एक रास्ता ऐसा हो सकता है कि जो अन्य रास्तों की तुलना में कम खर्चीला, कम समय लेने वाला और कम तनावपूर्ण हो। निर्णयकर्ता को इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए कि सभी विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उत्तम रहेगा। नेक्स्ट है लचीला दृष्टिकोण। हमें निर्णय लेने के प्रोसेस में अपना जो दृष्टिकोण है वो फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। निर्णयकर्ता को लचीला दृष्टिकोण रखना चाहिए। जब वह यह देखे कि उसके द्वारा लिया गया निर्णय किन्हीं कारणों से अब उत्तम नहीं रहा तो उसे अपना पूर्व मूल्यांकन करने की ज़रूरत होती है। और ऐसी अवस्था में निर्णयकर्ता को यह महसूस हो सकता है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे अथवा नहीं करे, फिर भी उसे लचीला दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने निर्णय को बदलने में हिचकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, विभिन्न तरह के संवेगों से घिर पाने से बचना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि निर्णयकर्ता द्वारा उत्तम एवं वस्तुनिष्ठ निर्णय किए जाने के मार्ग में कुछ ऐसे संवेग जैसे कि डर या कुछ ऐसी विशेष इच्छा उत्पन्न हो जाती है जिससे वह चाहकर भी वैसा निर्णय नहीं कर पाता जैसा उसे करना चाहिए। तो निर्णय करने वाले व्यक्ति को ऐसे संवेगों से भी खुद को दूर रखना चाहिए और जितने भी उसके फैक्ट होते हैं उन पे वस्तुनिष्ठ ढंग से निर्णय लेना चाहिए। अतः निर्णय लेने की कुछ ऐसी अवस्थाओं का पालन करने पर निर्णयकर्ता एक वस्तुनिष्ठ और सही निर्णय ले सकता है। तो यहाँ पे हेडिंग्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। निर्णय लेने की अवस्थाओं में सबसे पहले आपको तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना होता है, फिर वैकल्पिक विचारधारा को ध्यान में रखना होता है, फिर सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना होता है, फिर अपना दृष्टिकोण उन विकल्पों के प्रति फ्लेक्सिबल रखना होता है और उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो आपके इमोशनल वेज होते हैं उनसे बचाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहले ही लिख लिया है, ये 2019 में भी आपका रिपीट हुआ है। तो यहाँ से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अगेन मैं डिस्कस नहीं करूँगी। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, यानी कि लैंगिक रूढ़िबद्धता। तो जेंडर स्टीरियोटाइप से तात्पर्य
एक जेंडर से कुछ व्यवहारों को जोड़ देना है। ऐसा माना जाता है कि कुछ विशेषताएं व गुण पुरुषों के लिए ही उपयुक्त होते हैं तथा कुछ स्त्रियों के लिए। जेंडर स्टीरियोटाइप की घटना तब होती है जब किसी एक जेंडर से निश्चित विशेषताएं, विचार और भूमिकाएं जोड़ दी जाती हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप एक तरफा होते हैं और स्त्रियों तथा पुरुषों की प्रतिदिन की छवि को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले होते हैं। ये समाज में हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। फैमिली, स्कूल, मीडिया, इवन आपके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो आपके सार्वजनिक स्थान होते हैं, वहाँ पर भी आप निरंतर इनको देख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप एक पूर्व निर्धारित दृष्टिकोण है और व्यवहार है जिससे सभी महिलाओं और पुरुषों के विशिष्ट व्यवहारों को जोड़ा जाता है और इसी कारण उनके स्त्रीत्व और पुरुषत्व की पहचान की जाती है। सामाजिकरण सिद्धांत क्या है? व्हाट इज सोशलाइजेशन थ्योरी? तो शिक्षा में ये आपके 4 थ्योरीज हैं। एक सोशलाइजेशन थ्योरी, एक अंतर सिद्धांत, इसके बाद आपका जो है वो संरचनावादी सिद्धांत और नेक्स्ट जो है वो है विखंडन सिद्धांत। तो सामाजिकरण सिद्धांत 1970 से लेकर 1980 के प्रारंभ तक काफ़ी व्यापक था। इसके पश्चात इसका जो स्थान था वो जेंडर अंतर सिद्धांत ने इसका केंद्रीय रूप ले लिया था। शुरुआती द्वितीय लहर के नारीवादी इस सेक्सिस्ट नज़रिए को खारिज करते हैं कि लड़कियां पुरुषवादी विषयों जैसे गणित और विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आपने देख लेना है कि सामाजिकरण सिद्धांत का सार क्या है। ये शिक्षा से रिलेटेड है और जो ये किस बात का खंडन करता है? ये इस बात का खंडन करता है कि लड़कियां मैथ और साइंस में अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे सकती हैं, अतः वे उच्च बौद्धिक स्तर तक नहीं पहुंच पाती तथा अभिभावक उन्हें इस बात को मानने के लिए समाजीकरण न करें कि वे कठिन विषयों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी। अभिभावक एवं अध्यापकों को लड़के तथा लड़कियों में भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिए और कठिन विषयों को हवा बनाकर भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि लड़कियों को या फिर सभी बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो सभी इन विषयों को हल कर पाएंगे तथा कठिन विषयों को हवा बनाकर भी नहीं रखना चाहिए। लड़कियों की राह में बाधाएं हटाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें जेंडर निरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जाए। इस प्रकार के विद्यालय पक्षपात रहित शिक्षा दे पाएंगे। बालकों में सामाजिकरण बढ़ाने के लिए कुछ क्षतिपूर्ति कार्यक्रम किए जाने चाहिए जिनमें महिला रोल मॉडल के रूप में यानी कि महिला को एज ए मॉडल कक्षा में आमंत्रित करना आदि इस तरह के कार्यक्रम आपको लड़कों का सामाजिकरण बढ़ाने के लिए करने चाहिए। इसके अतिरिक्त लड़कियों के लिए शैक्षिक उपचारों पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि लड़कियों को आगे बढ़ाना है तो अध्यापक, अभिभावकों और प्रशासकों को लड़कियों के साथ लड़कों के समान व्यवहार करना चाहिए और प्रगति के रास्ते में अनेक बाधाएं होने के बावजूद सामाजिकरण सिद्धांतकार विश्वास रखते हैं कि इस प्रकार के सुधार एक से अधिक समानतापूर्ण समाज के निर्माण में सहायक होंगे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने 2017 के डिस्कस कर लिए हैं जिनमें से एक क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जेंडर इक्वालिटी से आप क्या समझते हैं? यानी कि जो आपकी लिंग समानता है उससे आप क्या समझते हैं? तो लैंगिक समानता का अर्थ है कि लिंग के आधार पर असमानता का अभाव। लैंगिक समानता एक समाज शास्त्रीय अवधारणा है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा जेंडर है वो एक सोशल ऑब्जेक्ट है और इसको सोसाइटी द्वारा ही डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे ये एक समाज शास्त्रीय अवधारणा है जो सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता स्थापित करने की बात करता है। यानी कि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर करने की बात की जाती है, फिर चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर शैक्षिक क्षेत्र हो। लैंगिक समानता विशेषकर अवसरों से संबंधित है जो बिना लैंगिक भेदभाव के विकास के समान अवसर देता है। यह विशेषकर महिलाओं और लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने से है ताकि उन्हें परंपरागत सोच पर आधारित सामाजिक शैक्षिक असमानता के दायरे से बाहर लाकर उनको समुचित विकास के अवसर प्रदान किए जा सकें। इस संबंध में एक राइटर थी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। इन्होंने लैंगिक समानता का महत्व बताते हुए कहा है कि मैं यह नहीं कहती कि पुरुषों के बदले स्त्रियों का वर्चस्व पुरुषों पर स्थापित होना चाहिए। जरूरत तो इस बात की है कि स्त्री स्वयं को अपने बारे में सोचने, विचारने और निर्णय लेने का अधिकार मिले। उन्हें शिक्षा के वंचित रखा जाता है जिससे उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता
और वो बच्चे पालने और घर के कामों में उनको लगा दिया जाता है। इससे उनका कार्यक्षेत्र व्यक्तिगत सीमाओं में बंद कर रह जाता है। अतः लैंगिक समानता एक ऐसी अवधारणा है जो इस बात पर बल देती है कि लैंगिक भेदभाव के बिना स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही अपना समुचित विकास करने के लिए सभी प्रकार के अवसर, चाहे फिर वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षिक हो या फिर मानसिक हो या विकासात्मक हो, सभी तरह के अवसर लड़कों और लड़कियों को समान रूप से मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लैंगिक विभेदीकरण के 2 कारणों पर विमर्श कीजिए। यानी कि भारत में जो लैंगिक विभेदीकरण, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके 2 कारण बताइए। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है, लिंग विभेद वर्तमान में तो नहीं अपितु प्राचीन काल से चला आ रहा है और ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में पहले फैला हुआ था और आज भी कई देशों में फैला हुआ है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1,30,00,000 कन्या भ्रूणों की हत्या कर दी जाती है और इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो किस स्टेज तक फैला हुआ है। हालांकि वर्तमान में ऐसा नहीं है, ये बहुत हद तक कम हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जिसपे जो है लैंगिक विभेद की स्टेज बहुत ज़्यादा भयावह हो जाती है। संपूर्ण विश्व में 3/5 भाग बालिकाएं शिक्षा से वंचित हैं और विद्यालयों में जाने वाली बालिकाओं की शिक्षा भी बीच में छुड़वा दी देती हैं। और लैंगिक विभेद के जो हमारे कारण है वो सबसे पहला है जागरूकता का अभाव। हमारे यहाँ पे जागरूकता का अभाव है, समाज में लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता की कमी है और इस बारे में हमारी सोसाइटी में, खासकर इंडियन पर्सपेक्टिव में, कोई भी बात करना ही नहीं चाहता। फैमिलीज, स्कूल, कोई भी इस विषय पर बात नहीं करना चाहता, जिस कारण बालक और बालिकाओं की देखरेख, शिक्षा और पोषण आदि स्तरों पर भेदभाव किया जाता है। जागरूकता के अभाव में ये माना जाता है कि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर की 4 दीवारी तक ही सीमित है और लैंगिक भेदभाव के कारण बालिकाओं के विकास के उचित प्रबंध नहीं किया जाता। इसके अलावा सेकंड जो हमारा कारण है वो है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा दोषपूर्ण है, जिस कारण शिक्षा का संबंध व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन से नहीं हो पाता और बिहेवियरल एस्पेक्ट हमारा डेवलप नहीं हो पाता और जो हमारी फैमिलीज हमको सिखाती हैं हम वही सीखते चले जाते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित दोष व्याप्त हैं, जैसे कि बालिका विद्यालयों का अभाव है, दोषपूर्ण शिक्षण विधिया है, विद्यालयों का दूर होना, व्यावसायिक पाठशाला का अभाव, अपव्यय और अवरोधन की समस्या। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अपव्यय और अवरोधन का प्रत्येक किस समिति के द्वारा दिया गया था, क्योंकि ये मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के किसी एक पेपर में डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नारीवाद की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। भारतीय नारीवाद सामान्यतः औरतों के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ एकीकृत आवाज के रूप में उठा हुआ एक आंदोलन है जो 80 और 90 के दशक में भारतीय समाज के लिए ब्राह्मणवादी पितृसत्ता शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था और ये शब्द हमारे समाज की जटिल संरचना और उसके फलस्वरूप दलित नारियों पर होने वाले तिरछे शोषण को व्यक्त करता है। क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मणवादी पितृसत्ता में जो है वो स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे और अन्य जातियों में, चाहे फिर वो स्त्री हो पुरुष हो, उन सभी को नीचा मानते थे और स्त्रियों की दशा अत्यधिक खराब हो गई थी। नारी वर्ग, जाति और पितृसत्ता तीनों द्वारा शोषण का शिकार होती थी, क्योंकि नारी जो है जो आपकी वुमेन्स होती थी वो वुमेन्स को भी परेशान करती थी, क्योंकि हाई क्लास सोसाइटी की वुमेन्स लो क्लास सोसाइटी को परेशान करती थी। यहाँ पे कास्ट के आधार पे भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था और पितृसत्ता पैट्रियार्की तो सभी क्लासेस में जिम्मेदार है स्त्रियों के शोषण के लिए। औरत होने के कारण उसके समाज का पुरुष शोषित करता है, गरीब मजदूर महिलाओं को उनका भूस्वामी शोषित करता है और दलित महिलाओं का सवर्णों द्वारा अपमान सहना पड़ता है। भारत में ऐतिहासिक तौर पर स्त्रियों का शोषण इस आधार पर होता है कि वह पुरुषों से महान है और उसकी क्षमता पुरुषों से अधिक है। इंडियन पर्सपेक्टिव में जो है वो स्त्री को बड़ा दिखाया जाता है और इसी बड़े दिखाने के आधार पर उनका जो है शोषण किया जाता है। इस संबंध में हमारी जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, वो कहती हैं कि भारत में स्त्री को एक दिव्य स्वरूप दिया गया है और इसी दिव्य स्वरूप के कारण उसको पूजा जाता है और जब उसे मूर्ति के रूप में रखा जाता है और जब उसी स्त्री का कोई यूज नहीं रहता तो उसको मूर्ति के जैसे ही उठा के विसर्जित किया जाता है और उसके चढ़ाए हुए, उस पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको आपस में बांट लिया जाता है।
यहाँ पे स्त्रियों को दया और प्रेम का सागर कहा गया है और उनमें अदम्य सहनशीलता है। महानता का बोझ लिए भारतीय नारियां हमेशा सम्माननीय रही हैं, परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि उनकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो हैसियत है उसको हमेशा सीमित किया जाता रहा है। भारत में वर्ग, जाति और लिंग ये त्रिकोण मिलकर समता विरोधी समाज का निर्माण करते हैं और इसको तोड़े बिना स्त्री के स्वतंत्रता की बात करना बेईमानी है। भारत की नारीवादी अवधारणा इस बात पर निर्भर करती है कि गरीब, दलित और अल्पसंख्यक स्त्रियों की समस्याएं अलग अलग हैं, धनी और स्वर्ण वर्ग की स्त्रियों की समस्याएं अलग अलग हैं। अतः भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्त्रियों की भिन्न भिन्न समस्याओं पर पृथक पृथक विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि आपको कॉन्फ्लिक्ट के टाइप पूछे गए हैं। संघर्ष के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संघर्ष क्या होता है। संघर्ष किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा बल प्रयोग, हिंसा, प्रतिकार अथवा विरोध पूर्वक किया जाने वाला वह प्रयत्न है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूहों के कार्य में बाधा डालता है। संघर्ष के प्रकार, मैकाइवर तथा पेज ने संघर्ष के 2 प्रकार बताए हैं, जिनमें से फर्स्ट है प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह एक दूसरे के विरुद्ध आमने सामने होकर संघर्ष करते हैं तब यह प्रत्यक्ष संघर्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष संघर्ष में वाद विवाद, वैचारिक मतभेद तथा मारपीट आदि के रूपों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अप्रत्यक्ष संघर्ष, इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। यह संघर्ष का वह रूप है जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति अथवा समूह के स्वार्थ अथवा हितों में बाधा पहुंचाकर स्वयं के हितों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, यानी कि हम दूसरों की खुशी को कम करके अपनी खुशी बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह का संघर्ष अप्रत्यक्ष संघर्ष कहलाता है। नेक्स्ट किंग्सले डेविस ने भी 2 प्रकार के संघर्ष बताए हैं, आंशिक और पूर्ण। आंशिक संघर्ष ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्तियों या समूहों के बीच लक्ष्य तो निर्धारित होते हैं, लेकिन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों को लेकर विवाद की स्थिति रहती है। यह स्थिति आंशिक संघर्ष की होती है। पूर्ण संघर्ष वह है जिसमें न तो किसी प्रकार का समझौता होता है और न ही किसी अन्य तरीके से संघर्ष को टालने का प्रयास किया जाता है, बल्कि यह संघर्ष का वह रूप है जिसमें शारीरिक शक्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे आपने कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइप को देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मानव अधिकारों के 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। अभी हम पहले मानव अधिकारों के बारे में देख लेते हैं। मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से हैं जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। ये अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त हैं और इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग भेद के आधार पर नहीं किया जा सकता। ये मानव के जन्मजात अधिकार होते हैं। अब हम मानवाधिकारों के प्रकार देख लेते हैं। तो मानवाधिकारों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। इनमें से सबसे पहले हमारे प्राकृतिक अधिकार है, जिसमें हमारा जीवन जीने का अधिकार शामिल है। इसके बाद हमारे नैतिक अधिकार हैं, फिर हमारे कानूनी अधिकार हैं, फिर हमारे नागरिक अधिकार हैं, फिर हमारे मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद हमारे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक अधिकार डिस्कस कर लेते हैं। प्राकृतिक अधिकार, मनुष्य अपने जन्म से ही कुछ अधिकार लेकर उत्पन्न होता है और ये अधिकार उसे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे जीवित रहने का अधिकार और स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने का अधिकार आदि। नेक्स्ट है हमारा नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकारों का संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। नैतिक अधिकारों का स्रोत समाज का विवेक है और अतः इनका मानना व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। नैतिक अधिकारों को धर्मशास्त्र तथा जनता की आत्मिक चेतना के दबाव में स्वीकार करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे हैं कानूनी अधिकार। और कानूनी अधिकार हमें जो हैं हमारे राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा कानून के अनुसार की जाती है, जिनका उल्लंघन राज्य द्वारा दंडनीय अपराध होता है और यह अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जाते थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 2017 में 8 के 8 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो डिस्कस कर लिए हैं और यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 जो है एग्जाम में करने होते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी 4 क्वेश्चंस जो है आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अब 2018 का पेपर देख लेते हैं और 2018 में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। इसमें पूछा गया था कि वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं।
तो महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। महिला सशक्तिकरण वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता के रूप में उभर रहा है, क्योंकि महिलाओं को समान रूप से मानने और उनको समानता की स्थिति में लाने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता की अनुभूति इसलिए हुई क्योंकि हमारे पारिवारिक और सामाजिक ढांचे में महिलाएं असुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, भ्रूण में भी कन्या सुरक्षित नहीं है। जो अपने माँ के गर्भ में सुरक्षित न हो तो उसके लिए परिवार और समाज से आशा करना व्यर्थ है। महिलाओं के लिंग भेद का सामना घर और घर के बाहर प्रत्येक स्तर पर करना पड़ता है। घर में परिवार के सदस्यों द्वारा, विद्यालय में शिक्षकों द्वारा, कार्यक्रम में सहकर्मियों द्वारा और समाज में प्रत्येक स्थल पर उनको घूरती निगाहें मिल जाती हैं, जिसका दुष्परिणाम हमारे समाज और राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। इस विकट परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए महिला सशक्तिकरण का स्वर बुलंद किया जा रहा है, अर्थात महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट का अर्थ है उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी, आत्मविश्वासी और अपनी अस्मिता के प्रति सकारात्मक सोच वाला बनाना, ताकि वे कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम हो और कार्यों में अपनी भागीदारी दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक विरोध की स्थितियों की पहचान कैसे की जाती है, यानी कि इमोशनल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी स्थितियों की पहचान कैसे की जाती है। संवेगात्मक विरोध की स्थिति की पहचान। संवेगात्मक दृष्टि से बालक एवं बालिकाओं के संवेगों में भेदभाव किया जा रहा है। जिस संवेग को प्रकट करने में बालक की सामाजिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हीं संवेगों को प्रकट करने में स्त्रियों को हे दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें दंडित तक किया जाता है। संवेगात्मक दृष्टि से विरोध की पहचान निम्न बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है कि बालिकाओं को उनकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करने देना। आज भी कुछ फैमिलीज अगर लड़के कहते हैं कि उनको हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है तो परमिट करते हैं, और गर्ल्स कहती हैं तो इस चीज़ के लिए उन्हें परमिट नहीं करते। असुरक्षा की भावना, लड़के किसी भी समय कहीं भी आ जा सकते हैं, जबकि लड़कियों के लिए असुरक्षा की भावना निरंतर बनी रहती है। बालिकाओं को संवेगों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित करना। फैमिलीज़ में पेरेंट्स या फिर उनके बड़े जो हैं लड़कियों को ये कहते हैं कि तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को लिमिट में रखना चाहिए। इस तरह की बातें भी फैमिलीज़ में की जाती हैं। शारीरिक परिवर्तनों के प्रति भलीभांति से अवगत न कराना। बालिकाओं को प्रारंभ से ही अपने संवेगों को दबाने की शिक्षा देना। बच्चियों को, लड़कियों को ये कहकर रोक दिया जाता है कि जब उनके भाइयों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि तुम लड़की हो या फिर ये तुम्हारा भाई है इसलिए तुम्हें इसके लिए ज़्यादा सोचना चाहिए, अपने लिए कम सोचना चाहिए। माता पिता तथा अभिभावकों द्वारा प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार न करना, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। बालिकाओं से अत्यधिक काम लेना और उनके स्वास्थ्य और खान पान की उपेक्षा करना। बालिकाओं के कार्यों और निर्णयों को स्वीकृति अथवा सामाजिक स्वीकृति न देना। बात बात पर क्रोध, चिड़चिड़ापन और विरोध की भावना रखना। बालिकाओं को सदैव उपेक्षित करना। तो यहाँ पे आपने देख लिया है कि संवेगात्मक विरोध है उसमें भी लड़कियों को कैसे रखा जाता है, कैसे उनके साथ संवेगात्मक रूप से विरोध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब वर्क प्लेसेस पे महिलाओं के साथ इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि वो लेडीज़ हैं, तो यही डिस्क्रिमिनेशन आपका लैंगिक उत्पीड़न कहलाता है। वर्तमान में महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए नौकरी प्राप्त करने में सफल हो रही हैं। हालांकि वह अपने कार्यस्थल पर पुरुष प्रभुत्व वाले समाज के उत्पीड़न से मुक्त नहीं हो पा रही हैं। कई ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जहां उन्हें वरिष्ठ लोगों के द्वारा लैंगिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। जो महिलाएं अच्छे वित्तीय साधन संपन्न परिवार से हैं, इस तरह के लैंगिक उत्पीड़न के विरोध में वो तो नौकरी छोड़ देती हैं, लेकिन जो अपनी फैमिली की कमाई का जरिया है और जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और जो अपनी फैमिली की इनकम का एकमात्र सहारा है, वे चुपचाप अपने उच्चाधिकारी अथवा प्रबंधक द्वारा लैंगिक उत्पीड़न को सहन कर रही हैं। हालांकि भारतीय सरकार द्वारा इसके लिए बहुत अच्छे सराहनीय कदम उठाए गए हैं। इवन
विशाखा गाइडलाइंस को जारी करते हुए लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ जो है ये एक अच्छा कदम सरकार द्वारा उठाया गया था। सभी देशों में इस समस्या से निपटने के कानूनी उपाय किए गए हैं। भारतवर्ष में लैंगिक उत्पीड़न को पहली बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन और जेंडर आधारित कर्मिक विभेदीकरण के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। यह माना गया है कि महिलाओं के जीवन और जीविका पर इसका प्रभाव पड़ता है और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का निवारण और रोकने हेतु कई निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनमें से मैंने आपको बताया है विशाखा गाइडलाइंस। यह आपने याद रखनी है। ये विशाखा बनाम राजस्थान सरकार का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक भेदभाव से संबंधित निर्देशों को जारी किया था। यदि कोई सुपरवाइजर अपने जूनियर से किसी प्रमोशन या लाभ के बदले में लैंगिक अपेक्षाएं रखता है या उससे नौकरी से बाहर निकालने की धमकी देता है तो यह लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। यदि कोई उच्चाधिकारी अपने कर्मियों की निजी जिंदगी की पूछताछ भी करते हैं तो ये भी लैंगिक उत्पीड़न में ही शामिल किया जाता है। किसी व्यक्ति को अपमानित किए जाने वाले लैंगिक मजाक या व्यंग्य चुटकुले भी लैंगिक उत्पीड़न का ही पार्ट है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लैंगिक उत्पीड़न दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका क्यूटो प्रो क्यू और दूसरा होता है आपका प्रतिकूल परिस्थितियां। विद्यालयों में जेंडर का छुपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि हिडन करिकुलम क्या है जो कि आपके जेंडर से संबंधित है। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय में प्रदान किए जाने वाले सभी जरूरी तथा उपयुक्त ज्ञान का समावेश होता है और इसी के तहत जो है शिक्षण कार्य करवाया जाता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए पाठ्य सूची सिलेबस का प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री, कक्षागत प्रक्रिया, मूल्यांकन, भाषा नीति इत्यादि सभी अंग आते हैं जो कि विद्यालय में सिखाए जाते हैं। अतः जब बालक विद्यालय में अध्ययन कर रहा है तो उस समय यह भी आवश्यक होता है कि विद्यालयी पुस्तकों में लिंग प्रस्तुतिकरण संबंधी विचारधारा को भी समझा जाए। साथ ही साथ यह विचारधाराएं दिन प्रतिदिन विद्यालय अभ्यास और अनुभव में अभिव्यक्त हो रही हैं, इससे भी बालकों को अवगत कराना चाहिए। इस प्रकार की प्रक्रिया ही छुपा हुआ पाठ्यक्रम कहलाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मतलब छुपा हुआ पाठ्यक्रम जो हिडन करिकुलम है वो करिकुलम को लैंगिक आधार पर बांट देना है, यानी कि जो हमारी पाठ्य वस्तु है, जो हमारा सिलेबस है, उसको लड़कों और लड़कियों के अनुसार टीचर अपनी विचारधारा से जब डिवाइड कर देता है और विद्यालय की जो संरचना होती है वो लड़कों और लड़कियों के अनुसार वहाँ के इंस्ट्रक्शन रूल्स जब लड़कों और लड़कियों के लिए डिफरेंट बनाए जाते हैं तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो हिडन करिकुलम का पार्ट हो जाती हैं। इसके अंतर्गत विद्यालय परिषद की भौतिक तथा अभौतिक व्यवस्थाएं आती हैं। अतः स्कूलों में निम्नलिखित गतिविधियां छुपे हुए पाठ्यक्रम की संकल्पना के आधार पर प्रदान की जाती है। सबसे पहले इसमें है संगठनात्मक व्यवस्था, अर्थात लिंग के अनुसार कक्षा कक्ष में बालक बालिकाओं के बैठने की व्यवस्था करना। विद्यालय में विभिन्न कार्यों का वितरण एवं श्रम का लैंगिक विभाजन, अर्थात बालिकाओं को विद्यालय के बाहर जाने की आज्ञा देना जबकि बालिकाओं को विद्यालयों के अंदर के कार्य देना। बालक तथा बालिकाओं को पृथक पृथक तरीके से अनुशासित करना और दोनों को दंड एवं पुरस्कार के अलग अलग विधान रखना। विद्यालय में प्रतिदिन के कार्यकलाप, अभ्यास, परंपराएं तथा बालक बालिकाओं की अलग अलग पंक्तियां बनाना, दोनों को अलग अलग समूह में बैठाना आदि ये सभी हिडन करिकुलम का पार्ट हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञापन में महिलाओं के प्रस्तुतिकरण की उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए। यानी कि जो हमारे विज्ञापन होते हैं, जो हमारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उनके अंदर महिलाओं को किस तरह प्रस्तुत किया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो विज्ञापन में महिलाओं का प्रस्तुतिकरण, फिल्मों और टेलीविज़न के बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाले विज्ञापन ही होते हैं जहां महिलाओं को काफ़ी प्रचार मिलता है। अधिकतर विज्ञापनों का केंद्र वर्तमान में महिलाएं तथा बच्चे ही होते हैं जो मुख्य उपभोक्ता वर्ग होते हैं। सभी प्रकार के उत्पाद, चाहे पुरुषों द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली वस्तुएं हों या टायर, ट्रक, ऑटो के विज्ञापन ही क्यों ना हो, इनमें स्त्री मॉडल्स का भरपूर उपयोग किया जाता है। कई तरह के जेंडर विभेदनकारी विज्ञापन प्रदर्शित किए जाते हैं। कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जिनमें चिंतित माँ होती है, जिसमें बताया जाता है कि वे अपने बच्चों की देखभाल कैसे करें। इत्र, गुटखा, क्रीम, जूते, कपड़े आदि विज्ञापनों में भी अधिकतर महिलाएं ही दिखाई देते हैं।
विज्ञापनों में आकर्षक लड़कियां दिखाकर पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने का केंद्र का प्रयास किया जाता है। जैसे आप क्लोजअप का ऐड देख सकते हैं। चाहे वे बेचे जा रहे प्रोडक्ट्स किसी महिला से संबंधित हो अथवा ना हो, महिला की लैंगिक पहचान पर ही जोर दिया जाता है, जिससे कि समाज में उसकी छवि भूमिका का स्तर छिन्न भिन्न होता है। हालांकि आजकल के विज्ञापनों में करियर वुमन तथा आत्मनिर्भर महिलाओं को भी दिखाया जा रहा है, जो कि विज्ञापनों का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और पुरुषों को भी घरेलू जिम्मेदारियों में भाग लेते हुए और बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और जो कि हमारे 2021 में भी पूछा गया है। छात्राओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने के केवल 2 कारणों का वर्णन कीजिए। और ये जो होता है ये अपव्यय और अवरोधन कहलाता है। ये मैं आपसे पहले ही पूछ चुकी हूँ, तो ये आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। लड़कियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्हें पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ग्रामीण वर्ग, जाति, जनजातीय, धर्म और अक्षमता एवं तत्कालीन सामाजिक आर्थिक शक्तियां मिलकर उनकी स्थिति को और विषम बना देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप लड़कियों को असमानता के विभिन्न दायित्वों को वहन करना होता है और लड़कियों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। इसमें बाधा उत्पन्न करने वाले कुछ तत्व निम्नलिखित हैं, जैसे कि ग्रामीण छात्राओं का स्कूल तक पहुंच और घरेलू आर्थिक स्थिति में एकीकरण। ग्रामीण निवास स्थान एक बड़ी अक्षमता के रूप में सामने आता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई और स्कूल के अवसर कम होते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को यह अवसर ना के बराबर मिलता है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लड़कियों को घर की आर्थिक स्थिति में भी योगदान देना होता है। इस प्रकार ग्रामीणता भी शिक्षा में बाधक सिद्ध हो सकती है। सेकंड है इसमें हिंसा, संघर्ष और विस्थापन का छात्राओं की शिक्षा पर प्रभाव। सार्वजनिक एवं घरेलू जीवन में हिंसा एवं हिंसक संघर्षों का मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से ऐसी स्थिति में लड़कियों की शिक्षा तो बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। परिणाम स्वरूप बच्चों के आत्मविश्वास और स्कूलों में प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कई लड़कियों की शिक्षा बीच में ही छूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के प्रजनन संबंधी अधिकारों पर संक्षेप में लिखिए। तो किसी भी महिला का अपने प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण का अधिकार है, जबकि परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण के राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा करने के चक्कर में व्यक्ति अपने प्रजनन नियंत्रण संबंधी अधिकार को दबा देते हैं। यह औरतों के स्वास्थ्य की परिभाषा को अकेले प्रजनन तक सीमित कर देता है और सारे विश्लेषण एवं क्रियाओं को मूल रूप से गलत बयानों पर आधारित करता है। आज़ादी के बाद भारत में जनसंख्या तीव्र वृद्धि को विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा के रूप में पेश किया गया है, जिससे 1960 के दशक तक ही स्त्रियों की स्वास्थ्य में राज्य का हस्तक्षेप और उनकी प्रजनन भूमिका को सीमित रखा गया है। सेडा के तहत स्त्रियों के खिलाफ हर तरह के भेदभाव को हटाने के लिए उपयुक्त कदम उठाना सरकार की जिम्मेदारी है। नीति निर्धारक सरकारें सेवा प्रदान करने वाले तय करें कि प्रजनन का नियमन और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं औरतों के सबलीकरण का एक तरीका होता है, न कि जनसंख्या वृद्धि रोकने, पर्यावरण बचाने या आर्थिक वृद्धि को गति को दबा देने का रास्ता होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है वो 2018 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम 2019 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है परिवर्तन एजेंट के रूप में शिक्षक की भूमिका की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। डिस्कस इन ब्रीफ द टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज या एन एजेंट टू चेंज। तो सब चलिए देख लेते हैं। परिवर्तन के एजेंट के रूप में शिक्षक एवं शिक्षार्थी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के आधार स्तंभ हैं, किंतु परिवर्तन के शैक्षिक कारक में शिक्षक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, शिक्षण उद्देश्यों एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं आदि के द्वारा शिक्षक परिवर्तन में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। अतः परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका का निर्वहन निम्न प्रकार से शिक्षक जो है कर सकता है। वो लैंगिक निरपेक्ष भाषा का प्रयोग कर सकता है। प्रायः शिक्षक अपनी अंतःक्रिया के दौरान स्त्री और पुरुष से संबंधित शब्दों तथा वाक्यों को भिन्न भिन्न रूपों में प्रदर्शित करते हैं। इसके बजाय
परिवर्तन के कारक के रूप में शिक्षक दोनों लिंगों से संबंधित शब्दों का समान रूप से प्रयोग करने की आदत का विकास कर सकते हैं। जैसे कॉमन मैन के स्थान पर कॉमन पर्सन का प्रयोग करना। पर्सन में मैन और वुमन दोनों आ जाती हैं। दोनों ही लिंगों से संबंधित उदाहरण देना चाहिए। शिक्षकों को लैंगिक समानता स्थापित करने के उद्देश्य से और परिवर्तन लाने के लिए समान रूप से दोनों लिंगों से संबंधित उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। कक्षागत गतिविधियों में समान भागीदारी सुनिश्चित करना। कक्षागत परिस्थितियां कई प्रकार की प्रतियोगिता और क्रियाविधियों का आयोजन कक्षा में किया जाता है और इन सभी में टीचर को एज अ परिवर्तन का कारक, एज अ चेंज मेकर लड़के और लड़कियों को समान रूप से भाग लेने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें लड़कों तथा लड़कियों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाना। शिक्षकों का यह भी दायित्व है कि वो लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान युग में नारी के निर्णय निर्माण की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, हालांकि हम निर्णय निर्माण के प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लेडीज के एस्पेक्ट में, गर्ल्स के एस्पेक्ट में इसको डिस्कस करना है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट नोट आप लिख सकते हैं। प्रतिदिन असंख्य नीति और निर्णय बनाए जाते हैं जो महिलाओं को प्रभावित करते हैं। नीति निर्माण प्रक्रिया में बड़ी संख्या में महिलाओं की सहभागिता हो तथा मौजूदा स्थिति में तेजी से परिवर्तन आ सके, ऐसा सरकार का प्रयास रहता है। महिलाओं के मुद्दे सामाजिक मुद्दों में परिवर्तित हो जाएंगे। हमारा संविधान महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर राजनीति और नीति निर्माण प्रक्रिया में भी व्यावहारिक रूप से महिलाओं की सहभागिता कम है और इसे बढ़ाने के लिए ही हमारे जो पंचायत हैं उनमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। महिलाओं की सहभागिता लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जो नागरिक जीवन में समानता की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है। चूंकि महिलाएं जनसंख्या का आधा भाग हैं, इसलिए प्रत्येक स्तर पर नीति निर्माण प्रक्रिया में उनकी अपेक्षा करना असंगत है। कुछ क्षेत्र शिक्षा, संस्कृति एवं महिलाएं तथा बाल विकास जैसे क्षेत्रों में महिलाओं का थोड़ा प्रतिनिधित्व है, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व महिलाओं का नहीं है। राजनीतिक दल अभी भी महिला प्रत्याशियों को लेने से कतराते हैं। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को 1/3 यानी कि 33% आरक्षण देना सुनिश्चित किया गया है। इसमें से एक आश्चर्यजनक बदलाव हुआ है। अब 1.3 करोड़ से भी अधिक संख्या में महिलाएं जो हैं वो स्थानीय स्तर पर नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। ये महिलाएं शासन में भाग लेकर अब महिलाओं के पक्ष में नीति निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिकृत सामाजिकरण हेतु विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि जो आपका जेंडर सोशलाइजेशन है, इसमें विद्यालय की क्या भूमिका है, तो इसको आप कुछ पॉइंट्स में देख सकते हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है कि विद्यालयों के जनतंत्रीय स्वरूप पर बल। यानी कि भारत में एक प्रजातंत्र देश है और यहाँ पर विद्यालयों का स्वरूप भी जनतंत्र होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। विद्यालय का स्वरूप प्रजातांत्रिक विचारधारा पर आधारित होना चाहिए। इन्हें संस्कृति का संरक्षण, विकास और हस्तांतरण प्रजातांत्रिक रूप से करना चाहिए। किसी विशेष वर्ग, जाति अथवा धर्म को बल नहीं देना चाहिए। व्यक्तित्व विकास पर बल। भारतीय विद्यालयों को पाठ्यक्रम के साथ साथ बालक के व्यक्तित्व विकास पर अत्यधिक बल देना चाहिए, जिससे बालक की रुचियों, अभिरुचियों और योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उसकी जन्मजात शक्तियों को स्वतंत्रता पूर्वक विकसित करना चाहिए। बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और आर्थिक विकास में भी विद्यालयों को सहायक होना चाहिए। इसके अलावा विद्यालयों का जो पाठ्यक्रम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि लचीला पाठ्यक्रम की रचना करते समय स्थानीय दशाओं, मानव जीवन की आवश्यकताओं और बौद्धिक विकास इत्यादि महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। अतः आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके अलावा 4th वन जो है वो है मनोवैज्ञानिकतापूर्ण वातावरण। भारतीय विद्यालयों को मनोवैज्ञानिक वातावरण का सर्जन विद्यालयों में करना चाहिए। ऐसे वातावरण में ही बालक का समुचित विकास हो सकेगा और उसमें स्व उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से विद्यालय की भूमिका का वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है
वो क्वेश्चन आपका 2021 में भी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है वो 2021 में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन है कि लैंगिक विभेदों की समाप्ति के उपाय बताइए, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बायसनेस को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसकी रेमेडीज बताइए। तो बालक और बालिकाओं में कई प्रकार के विभेद प्रचलित हैं। वर्तमान में लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता लाने के लिए सरकारी तथा निजी समाजसेवी उपक्रमों द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। लैंगिक विभेदों को कम करने अथवा समाप्त करने हेतु निम्नलिखित उपायों को सुझाव स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि हम जन शिक्षा का प्रचार कर सकते हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता लाई जा सकती है और लड़कों और लड़कियों को लिंग के आधार पर जो पूर्वाग्रह है उससे मुक्त होकर दोनों को ईश्वर की समान कृतियाँ मानकर लोग यह समझे कि स्त्री या पुरुष होना मायने नहीं रखता, बल्कि उनके द्वारा किया गया कार्य मायने रखता है। इसके अलावा भ्रूण हत्या को रोकने हेतु कठोर प्रावधान। भारत में भ्रूण हत्या को कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया है और इसके लिए एक्ट भी लाया गया था, जो कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक एक्ट है, जो कि 1982 में लाया गया था और ऐसा करने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी है। परंतु निजी क्लिनिकों पर भ्रूण परीक्षण तथा हत्या अभी भी जारी है, अतः इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए प्रावधानों का कठोरता से पालन कराया जाना चाहिए। थर्ड वन है इसमें बालिका शिक्षा का प्रचार। आंकड़ों से ये ज्ञात होता है कि बालिकाओं की साक्षरता दर अधिक है, वहाँ बालिका का लिंगानुपात भी अधिक है। और इसका एग्जाम्पल आप अपने ही कंट्री के एक स्टेट केरल से ले सकते हैं। वहाँ पे जो एजुकेशन है उसकी साक्षरता दर भी अधिक है और वहाँ पे जो आपका लैंगिक अनुपात है वो भी अधिक है। पढ़ी लिखी लड़की घर परिवार पर बोझ नहीं समझी जाती, अपितु वर्तमान में लड़कियां शिक्षित होकर पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करती हैं, जिससे कि लैंगिक भेदभाव में कमी आती है। इसके अलावा आप शिक्षा प्रणाली में सुधार करके और सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगाकर भी लैंगिक भेदभाव से जो है वो बच सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों और मैगजीनों में महिलाओं के प्रस्तुतिकरण की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है 2020 में। समाचार पत्रों और मैगजीन में महिलाओं का प्रस्तुतिकरण। वर्तमान में महिलाओं से जुड़े मुद्दे और तथा समाचार प्रमुखता समाचार पत्रों और मैगजीनों में प्रकाशित किए जाते हैं। शुरुआत में ऐसा नहीं होता था। समाचार पत्रों तथा मैगजीनों में सनसनीखेज वारदात, मर्डर, दहेज हत्या और चर्चित विषयों को ही मुख्य पृष्ठ पर जगह मिलती थी। महिलाओं के लिए कोई स्थान फिर बचता ही नहीं था। परंतु समाचार पत्र अब महिला पृष्ठ छापते हैं, जिनमें सौंदर्य, सुझाव, व्यंजन और फैशन से संबंधित जानकारी होती है। कभी कभी महिलाओं से संबंधित कुछ गंभीर विषय वस्तु भी पत्रिकाओं में छपी होती है। महिलाएं की पत्रिकाएं भी अधिकतर एलिटिस्ट भी होती हैं तथा सामान्यता में ऐसे मूल्यों को बढ़ावा देती हैं जिसमें महिलाओं को पुरुषों की सेवा करने के उपभोग की वस्तु के रूप में पेश किया जाता है, या फिर उनमें जो है महिलाएं किचन में खाना बनाती हैं, जिससे महिलाओं को पति पर आश्रित होने की छवि सामने आती है, न कि ऐसी महिला की जो ज्ञानी धनोपार्जन करने वाली हो। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र में अधिकतर विज्ञापनों में महिला मॉडल्स का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मॉडल और समाचार पत्र हैं, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और ये आप अपने शब्दों में आपके टीवी स्क्रीन पर चलाए गए जो विज्ञापन हैं उनसे भी देखकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बालकों में भाषा सीखने की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बालकों में जो भाषा सीखने की प्रक्रिया होती है वो सहज होती है और ये एक सीक्वेंस में होती है, जैसे कि LSRW, लेकिन ये इसी सीक्वेंस में सीखी जाए ये ज़रूरी नहीं होता है। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया बड़ी सहज होती है। इस प्रक्रिया में यदि हम अन्य भाषा सीखें तो उसका अर्जन भी सरलता से हो जाए। भाषा एक आदत है और सीखना आदत निर्माण की प्रक्रिया है। भाषा सीखने के निम्नलिखित चरण हैं। सबसे पहले आपको भाषा संकेतों को सुनना और पहचानना होता है, जो कि हमारे जन्म के समय से ही शुरू हो जाता है। फिर उनको अनुकरण करना, यानी कि फिर बच्चे जो है वो सुनी हुई भाषा का अनुकरण करते हैं, वो ध्वनि संकेतों में अंतर करता है और उनको उच्चारण करने का प्रयास करने लगता है। उसके बाद आवृत्ति, बच्चा जो है बड़ों के द्वारा बोली गई बातों को
बार बार दोहराता रहता है, जिससे कि उसका जो उच्चारण है वो प्रारंभ में अशुद्ध होता है और बाद में जो है प्रयत्न करने से वो त्रुटियां दूर हो जाती हैं। उसके बाद विविधता, आवृत्ति के साथ भाषा संबंधी प्रयोगों और अभ्यासों में विविधता भी लानी चाहिए। इसके बाद चयन, भाषा की कुछ क्षमता हो जाने पर बालक में यह योग्यता विकसित होनी चाहिए कि वह भाषा का चयन और प्रयोग कर सके कि कौन सी परिस्थिति में उसको कौन सी भाषा का प्रयोग जो है करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2020 तक के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम 2020 और 21 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो पितृसत्ता पर पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं। तो पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार का सबसे बड़ा मुखिया जो है वो पुरुष होता है और परिवार की स्त्रियां तथा बच्चों पर अपना वर्चस्व अधिकार रखता है। पितृसत्ता सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में पुरुष के वर्चस्व को प्रकट करती है। सामान्य शब्दों में पिता द्वारा सत्ता को चलाना ही पितृसत्ता है। यहाँ पे आप अन्य शब्दों में भी देख सकते हैं। सिल्विया बाल्बी के अनुसार पितृसत्ता सामाजिक संरचना एवं प्रथाओं की एक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है और वे उनका शोषण करते हैं। नारीवाद के लगभग सभी प्रकार इस बात पर सहमत हैं कि स्त्रियों के दमन और उनके दमन का मुख्य कारण जो है वो, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे मुख्य लिखना था। मुख्य कारण पितृसत्ता प्रधान ढांचा है और इसकी उत्पत्ति को लेकर नारीवादियों का विचार है कि यह पुरुषों द्वारा निर्मित की गई एक संस्था है जिसमें पुरुषों द्वारा बनाई गई कानून व्यवस्था, रीतियाँ, शिक्षा, धर्म आदि का योगदान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका योगकर्ता सिद्धांत। देखिए फ्रेंड्स, ये एक सम्मेलन में दिया गया था जो कि 2006 में जो है इंडोनेशिया में हुआ था। और योगकर्ता सिद्धांत जो है वो आपके लैंगिक पहचान और लैंगिक रुझानों से संबंधित सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों को लैंगिक रुझानों और जेंडर पहचान को मान्यता देने के लिए योगकर्ता सिद्धांत का सुझाव दिया गया था, परंतु इसे अभी तक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी है। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की इस बात पर सहमति है कि एक मनुष्य स्वयं की लैंगिकता, जिसमें लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य शामिल होता है, से संबंधित स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकता है। प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में इसमें कहा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वे इस संबंध में नागरिकों को चिकित्सा और परामर्श सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। इसमें व्यक्ति के लैंगिक रुझान और जेंडर पहचान के अनुसार HIV एड्स की सूचना, इलाज, हार्मोनल इलाज और जहां आवश्यक हो वहां जेंडर पुनः प्राप्ति इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। हालांकि अफ्रीकन, करीबियाई और इस्लामिक देशों तथा एशिया फेडरेशन देशों ने इन नियमों के मानवाधिकार के तहत शामिल करने में आपत्ति जताई है। हालांकि कई गैर सरकारी संस्थाएं, प्रशासनिक अधिकारी व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कार्यरत विशेषज्ञों ने इन्हें मानवाधिकारों की व्याख्या को प्रजनन अधिकारों से संबंधित करने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें योजना बनाने और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है जो महिलाओं की भागीदारी से संबंधित हो। विश्व की आधी आबादी महिलाओं की है। कोई भी देश अपनी आधी जनसंख्या की कार्यकुशलता, प्रतिभा और दक्षता की उपेक्षा नहीं कर सकता। अतः महिलाएं विश्व की अधिकांश क्षेत्रों में का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आज जो है आप बहुत सारी संस्थाओं की हेड महिलाओं के रूप में देख सकते हैं। वर्तमान समय में महिलाएं अनेक प्रकार की योजनाओं का निर्माण और उनके संचालन में सहयोग देते हैं। जैसे भारत की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। किसी भी योजना का निर्माण करने और उसके विषय में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। महिला सहभागिता में वृद्धि करने के लिए स्थानीय लोगों, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को मिलकर पूर्ण सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है। अतः महिलाएं भी छोटे छोटे समूह बनाकर विभिन्न मुद्दों पर निर्णय ले सकती हैं, जिससे कि उनमें आत्मविश्वास का संचार हो। साथ ही साथ ग्राम सभा, पंचायतों में बैठकों में भाग लेने, योजना बनाने और उनका क्रियान्वयन करने में भी महिलाएं जो हैं वो सक्षम बनेंगी। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी है जो निम्नलिखित है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में भागीदारी, सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में और कृषि के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी। इन सभी को आप जो है एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेंडर स्त्रीकरण यानी कि जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। तो स्त्रीकरण की प्रक्रिया हमारे समाज में प्राचीन काल से ही मौजूद रही है। प्राचीन काल में आर्थिक और जाति बाधा को स्त्रीकरण का प्रमुख कारण माना जाता है। स्त्रीकरण के तहत महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा और उन्हें स्तर के स्त्रीकरण के अधीन किया जाने लगा। जेंडर स्त्रीकरण सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लैंगिकता की रैंकिंग या पहचान संदर्भित की जाती है। जेंडर स्त्रीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में उच्च दर्जा प्राप्त करते हैं और ये लैंगिक असमानता और लिंग विभेद को प्रदर्शित करता है। इसके अध्ययन के लिए कई दृष्टिकोण प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन बाद में समाज में महिलाओं का एक अलग श्रेणी का वर्ग बन गया है जिसे जेंडर स्त्रीकरण के नाम से जाना जाने लगा। मैसियोनिस के अनुसार जेंडर स्त्रीकरण का तात्पर्य समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के मध्य धन, शक्ति और साधनों के असमान वितरण से है। अतः जेंडर स्त्रीकरण एक रैंकिंग या लेवल है जिसमें लैंगिकता के आधार पर पुरुषों को उच्च स्तर का माना जाता है और महिला को एक कमजोर लिंग। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि अश्वेत नारीवाद से आप क्या समझते हैं, यानी कि ब्लैक फेमिनिज्म क्या है। तो फ्रेंड्स, तीसरी लहर के उत्तर आधुनिक नारीवाद में अश्वेत औरतों की भूमिका अहम रही। वे न केवल लिंग भेद बल्कि नस्लवाद और रंग भेद का भी शिकार बनाई जाती रही हैं। 1920 में जब अश्वेत महिलाओं ने राष्ट्रीय महिला पार्टी से अपने अधिकारों की रक्षा की अपील की तो इस प्रार्थना को यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि नारीवाद की नहीं अपितु यह तो नस्लवाद की समस्या है। दूसरी लहर पर यह आरोप लगाया गया था कि ये केवल श्वेत मध्यम वर्गीय मध्य आयु की स्त्रियों तक सीमित होकर रह गई है तथा इस प्रकार की अश्वेत स्त्रियों और तीसरी दुनिया की स्त्रियों को दूसरी लहर ने जो है नज़रअंदाज किया, जबकि तीसरी लहर ने इस गुमशुदा आवाज़ को सुनना शुरू किया और इस प्रकार स्त्रीवाद दुनिया के अन्य देशों में भी फैलना शुरू हो गया और इसे वैश्विक रूप से पहचाना जाने लगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरणीय नारीवाद यानी कि इको फेमिनिज्म से आप क्या समझते हैं। तो पर्यावरण नारीवाद रेडिकल नारीवाद का विस्तार है। इसके अनुसार स्त्री की अधीनता पुरुष द्वारा लैंगिक शोषण के कारण से है और इस प्रवृत्ति ने पुरुष एवं स्त्री के बीच स्वाभाविक जैविक विभिन्नताओं पर जोर दिया है और यह इस धारणा पर जोर देती है कि स्त्रियों में कुछ गुण निहित हैं जैसे प्रकृति से निकटता, पालन पोषण का गुण, जनवादी, इकट्ठे रहने एवं शांति बनाए रखना। इस प्रकृति के अनुसार पुरुष में निहित गुण हिंसा तथा दूसरों पर हावी होना आदि है। वुमन एम्पावरमेंट नेटवर्क में मई 1997 के इस आंदोलन को पर्यावरणीय नारीवादी या स्त्री आध्यात्मिक आंदोलन के एक केंद्र बिंदु के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि इस झुकाव ने पर्यावरण को नष्ट करने वाली योजनाओं के विरुद्ध आवाज़ भी उठाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अमृता द्वारा किया गया जो खेजड़ी गांव में आंदोलन था, या फिर जो आपका चिपको आंदोलन था, या फिर दक्षिण भारत में चलाया गया अपिको आंदोलन। इन सभी पर्यावरण आंदोलनों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालिका की शिक्षा पर संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो भारत में बालिकाओं की शिक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित होने के लिए बालिका शिक्षा पर महत्वपूर्ण रूप से जो है ध्यान देना चाहिए। एक बालिका अगर शिक्षित होगी तो उससे दो परिवारों का उत्थान होना निश्चित है, एक उनकी फैमिली का और दूसरा उनके ससुराल पक्ष का। इन्हें शिक्षित करना समाज का दायित्व है। इन्हें बिना किसी भेदभाव के शिक्षित करना समाज के भविष्य को बेहतर बनाने में समाज की मदद करनी है। आज समय तेजी से बदल रहा है, पुरुषों के बराबर स्त्रियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार द्वारा भी अनेक योजनाएं चलाकर इसमें योगदान दिया जा रहा है, जिससे बालिकाओं की शिक्षा जो है वो निःशुल्क की जा रही है। आम चुनावों एवं शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। बालिका की शिक्षा से बाल विवाह, दहेज प्रथा और महिला उत्पीड़न जैसी घटनाओं में कमी और जागरूकता आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार जेंडर असमानता से मुक्त कर सकती है कौन? शिक्षा। यानी कि शिक्षा किस प्रकार जेंडर असमानता से मुक्त कर सकती है। तो जेंडर असमानता को मुक्त करने के लिए शिक्षा का योगदान।
स्कूलों ने शिक्षा के माध्यम से लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जो निम्नलिखित हैं। बालिकाओं की सुविधा के लिए उनके निकट क्षेत्र में स्कूल खोलना, 8वीं तक की शिक्षा लड़कियों को मुफ्त में कराना और पाठ्य पुस्तकें जो है वो वितरित करना, सभी स्कूलों में अलग अलग शौचालयों का निर्माण, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करना, शिक्षा से वंचित समूहों की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले गए हैं। बालिका शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार करना, शिक्षा प्रणाली का प्रसार करके छात्र छात्राओं की समझ को विकसित करना, भारत में लड़कियों की शिक्षित कर पारिवारिक उत्तरदायित्वों में भी निर्वहन करती हैं, जिससे लैंगिक असमानता में कमी आती है। इस प्रकार से शिक्षा द्वारा नए समाज का निर्माण करने के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि जेंडर असमानता से मुक्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शिक्षक होने का अर्थ बताइए, यानी कि मीनिंग ऑफ अ टीचर। शिक्षक का अर्थ है सी और अर्थात शिखर तक ले जाने वाला, अक्ष अर्थात अक्षमा की भावना रखने वाला, और क अर्थात कमजोरी को दूर करने वाला, अर्थात जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता है और उसकी हर कमजोरी को दूर कर उसको शिखर तक ले जाता है, वही शिक्षक कहलाता है। शिक्षा देने वाले व्यक्ति को शिक्षक कहते हैं। जो शिष्य के मन में सीखने की इच्छा को जागृत कर पाते हैं, वही सही अर्थों में शिक्षक कहलाते हैं। मान्यताओं के अनुसार शिक्षक का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना जाता है, क्योंकि शिक्षक ही हमें सही तथा गलत का मार्ग चयन करना सिखाता है और छात्र मानव को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाने का प्रयास करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षक अपने शिष्य का सच्चा पथ प्रदर्शक होता है। शिक्षक समाज को एक नई दिशा देता है, चाहे वो हमारे समाज में फैली हुई कई प्रकार की जो बुराइयां होती हैं, जो कुरीतियां होती हैं, उनको भी निपटा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2017 से लेकर और 2021 तक जितने भी हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी मैंने डिस्कस कर लिए हैं, और ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको थोड़ा सा बढ़ाकर अपनी समझ के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इनमें से कम 2 और 3 क्वेश्चन एवरी ईयर रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको 8 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन आपको रिपीट ही मिल जाते हैं। इसलिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।